मेरा नाम राजेश तेलंग है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं पहले ये दोनों बातें ही बोलने में शर्म करता था, क्योंकि राजेश नाम आप जानते हैं इतना कॉमन नाम है। भीड़ में पत्थर मारेंगे तो सीधा किसी राजेश को ही लगेगा। वो नाम इतना कॉमन है जैसे कुत्तों में टॉमी, मोती। यहाँ कोई अगर राजेश हो तो मैं सिंपैथीज आर विद यू राजेश। और एक्टर, जब आप एक्टर बोलते हैं घर में, अपने घर में बोलने की हिम्मत करते हैं, दोस्तों को बोलने की हिम्मत करते हैं, तो वो बड़े ऐसे नज़रों से देखते हैं ना आपकी तरफ, अच्छा शक्ल देखिए अपनी, हीरो बनेगा। तो मैं कभी सो कॉल्ड हीरो जैसा था भी नहीं, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन बचपन में बड़ा बिल्कुल भी नहीं था। वो क्या कहते हैं ना, बड़ा मिसफिट था, शर्मीला था। आप नोटिस करेंगे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं शर्मीले ही होते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए हमेशा क्या होता था कि मैं भाइयों बहनों से भी कटा हुआ रहता था, अपने दोस्तों से भी कटा हुआ रहता था, मोहल्ले के लोगों से भी कटा हुआ रहता था। तो ऐसे शर्मीले मिसफिट इंसान को अपना एक घर में कोना तलाशना होता है। कहीं कोना ढूंढ लेता था, वहाँ पे बैठ जाता था, कोई चीज़ें जोड़ता था, तोड़ता था, हर घड़ी को खोल के देखने की कोशिश करता था कैसे चलती है। ट्रांजिस्टर मिलता था तो उसको खोल के देखता था इसके अंदर कोई अनाउंसर बैठा है कि नहीं बैठा है, और इस तरह की चीज़ें करता था। तो इस वजह से मुझे बोलने लगे सब लोग कि बड़ा ऊधमी है। ऊधमी जानते हैं ना आप, शैतान। तो मैं अपने पुराने उस वक्त को देखता हूँ या उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा वो असलियत में वो काल था, वो जो समय था बच्चे के तौर पे मैं अकेले बिता रहा था, वो रियल एंटरप्रेन्योरशिप का था वो। क्योंकि होता क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, एक कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करना, एक कुछ नया वर्ड है उसको भरने की कोशिश करना, कुछ नया जोखिम लेना, कुछ करने की कोशिश करना। तो ऐसा ही कुछ कर रहा था, और नाम भी मुझे उस दौरान मिला ऊधमी। और आप लोग जानते हैं कि ऊधमी शब्द जो है वो संस्कृत के उद्यमी शब्द से का अपभ्रंश है ना। उसकी ऊधमी की एटोमोलॉजी अगर आप देखेंगे तो वो उद्यमी से है, और उद्यमी का मतलब भी एंटरप्रेन्योर होता है। तो मुझे लगता है अगर कुछ भी आपको जिंदगी में करना है तो ऊधमी होना बहुत जरूरी है। बहरहाल घर में सिर्फ मेरे एक सदस्य थे, मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी, जिन्होंने मेरी बात समझी, मेरे ऊधम को समझा कि इसके पीछे कुछ है, और उन्होंने इस ऊधम का साथ देते हुए उन्होंने देखा कि ये कुछ तोड़ता है, जोड़ता है, कुछ करता है। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीज़ें बतानी शुरू की। वो खुद साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड के थे और मैं भी थोड़ा वैसा लग रहा था उन्हें। तो उन्होंने एक पिन होल कैमरा बनाना सिखाया। तो वो लिटरली पिन होल नहीं था, बट एक ये जो कांच, जो ग्लासेस होते हैं उसका कोई एक लेंस लेके उसके पीछे इमेज प्रोजेक्ट करके और डब्बे के अंदर बना के, सर्फ के डब्बे में, तो उसको करके एक कुछ इमेज प्रोजेक्ट की। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। और बाबूजी भी, मैं अपने आप को एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बाबूजी भी मेरे उसी तरह के थे, बहुत सारे चीज़ें करते रहते थे, कभी भी पूरी तरह से हर चीज़ में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस भी थी। तो प्रिंटिंग प्रेस, हमारी बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं, तो वहाँ छोटा सा शहर है, 4-5 पिक्चर हॉल थे। तो उस पिक्चर हॉल के टिकट हमारे यहाँ छपा करते थे। तो मुझे हमेशा वो अपने साथ ले जाते थे पिक्चर हॉल में, और पिक्चर हॉल में मुझे बैठा देते प्रोजेक्शन विंडो में, स्टूल पे। तो छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, उससे मैं बच्चा था तो देखता था कि ये डांसिंग लाइट प्रोजेक्टर की, और उसके थ्रू फिल्म को देखता था। तो एक फिल्म का रोमांटिसिज्म, साथ ही साथ फिल्म का साइंस भी, द साइंस बिहाइंड ऑफ फिल्म, की खाली उस मेक बिलीव दुनिया में नहीं खोता था, वो कैसे पैदा हो रही है, वो प्रोजेक्टर की साउंड क्या आ रही है, उसकी गंध कैसी है, वो सब भी टेक्नोलॉजी जानने की कोशिश करता था। तो ये शायद बचपन का चीज़ रही उसकी वजह से। फिर पिताजी को लगा कि इसको बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे, एक दिल्ली में आते रहते थे अपने प्रिंटिंग प्रेस के लिए सामान खरीदने के लिए, तो यहाँ से एक हैंड ऑपरेटेड
प्रोजेक्टर लाके दिया, जो हैंड ऑपरेटेड प्रोजेक्टर था। उसके साथ फिल्म्स जो मिलती हैं, जो टूटी फूटी फिल्म्स होती हैं, किलो के भाव में मिलती हैं चांदनी चौक में, अब तो पता नहीं, उस ज़माने में मिला करती थी। तो वो फिल्म्स को लगा के मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया कि घर में मैं उससे प्रोजेक्टर करके चलाता था और 10-10 पैसे के टिकट में बच्चों को दिखाया करता था। फिर आगे जाके वो प्रोजेक्टर ख़राब हो गया, तो मुझे ख्याल आया कि पिन होल कैमरा, इससे कुछ किया जाए। तो पिन होल कैमरा से वो लेंस लगाया, आंगन में परफॉर्मेंस की और अंदर अंधेरे कमरे में उसका प्रोजेक्शन दिखा, एक और लेंस लगाया, सीधी इमेज की, और वो करना शुरू किया। तो ये एक्टिंग की शुरुआत हुई। तो साइंस और एक्टिंग दोनों मिला के ये पहला शुरू हुआ। और उसी दौरान नाटक भी तैयार की मैंने, जो छोटा था, और अपने ही कुछ दोस्तों को जो मेरी तरह ही थोड़े से मिसफिट थे, वही आए मेरे साथ। उसके बाद मुझे लगा कि ये एक्टिंग मेरे में क्यों आसानी से आ जा रही है। उसको मेरे दादाजी ध्रुपद सिंगर थे, हवेली संगीत जिसको बोलते हैं, और एक मंदिर था गोवर्धन नाथ जी का, उसमें वो गाया करते थे। तो हमें जन्माष्टमी के बाद नंद के आनंद भय एक कार्यक्रम होता है, उसमें ले जाते थे, मुझे सखी बनाते थे। तो मैं सखियों के कपड़े पहन के करता था। ये स्त्री का रूप करने का शुरुआत हुई। उसके बाद मेरी सिस्टर थी, वो कभी भी बाजार जाती थी तो उनके बच्चे रोते थे, तो मैं सिस्टर के कपड़े पहन के उनको ये करता था कि मैं बहन यहीं हूँ, मम्मी यहीं हैं, इस तरह के। फिर मेरे चाचा जी ने एक मोहल्ले की चौकी में एक नाटक करवाया, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह, जो भाइयों के बीच की कुछ था, प्रताप संवाद करके। तो उस नाटक का एक डायलॉग में, एक छोटा सा मुझे आज भी याद है, वो कि भुजदंड के घमंड में मतवाले उद्दंड, अपनी उद्दंडता का उचित दंड पाने के लिए तैयार हो जा। तो इस तरह से एक्टिंग का मेरा बचपन में कुछ कुछ चलता रहा। उसके बाद मैंने यहाँ दिल्ली आता रहा, तो नेशनल स्कूल ड्रामा की चिल्ड्रंस वर्कशॉप होती है, वो ज्वाइन की। उसके बाद एमेच्योर थिएटर करने लगा राजस्थान में ही, और फिर NSD का जो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है एक्टिंग का, वो किया 90 से 93 में। उसके बाद पहला इंडिया का डेली शो था शांति। उसके बाद के जो 25-26 साल गुजरे हैं, वो सारे के सारे एक आम एक्टर की स्ट्रगल वाली कहानी है। मैं उस स्ट्रगल की कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस स्ट्रगल की कहानी में वही उतार चढ़ाव हैं, और वो उससे ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस उतार चढ़ाव के दौर में मैंने क्या सीखा और क्या पाया। वो कहानी तो कभी भी, मेरे ख्याल से वो कहानी तब सुनाई जानी चाहिए जब कोई कहीं पहुँच गया हो। मुझे लगता है मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और पहुँचने में बहुत वक्त है। तो मुझे लगता है ये इन 25-26 सालों में मैंने जो उतार चढ़ाव में पाया, या पिछली चीज़ों को समझा और उसको दोबारा से एनालाइज किया, तो मुझे ये लगा कि दो तरह के एजुकेशन मुझे काम आए। एक जो फॉर्मल एजुकेशन होता है और एक एक्टिंग का एजुकेशन होता है। और उन दोनों एजुकेशन में ऐसा है कि अगर आपको ज़िंदगी की समझ है तो एक्टिंग की समझ पैदा होती है, और अगर आपको एक्टिंग की समझ है तो ज़िंदगी जीने की कला में भी आपको सहायता मिलती है। फॉर्मल एजुकेशन का जो निचोड़ मैं समझ पाया, वो मुझे लगता है सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, कि प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग योर इमोशंस। अगर आपके अंदर इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करने की कला है, और अपने आप के इमोशंस को आप मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आजकल का ज़माना तो टिप ऑफ द फिंगर में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो एक और जिम्मेदारी बढ़ती है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर सीकिंग। आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको तय करना ज़रूरी है। फिर उसको प्रोसेस करना है, और इमोशंस को किस तरह से मैनेज करना है। अब आपके काम का बोझ आपके परिवार पे नहीं आना चाहिए, और आपस में जो, अगर एक मसालेदानी होती है उसमें हल्दी नमक में नहीं जानी चाहिए, और नमक जीरे में नहीं गिरा होना चाहिए, ये कंपार्टमेंटलाइज करना। और ये दोनों चीज़ें, एक्टिंग भी बेसिक यही है ना, थॉट्स एंड इमोशंस। हम हमेशा एक्टिंग करते हुए ये सोच रहे होते हैं कि एक्टर ये कैरेक्टर इस वक्त क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। अगर आप इन दोनों में, मतलब इन्फॉर्मेशन और इमोशन में, आप एक तालमेल बिठाते हैं, तो जिंदगी भी एक तालमेल में पहुंचती है। और एक्टिंग का एक सबसे बेसिक जो चीज है वो है कि एक्टिंग शब्द बना है एक्शन से, कि आप कोई एक्ट करते हैं, कोई एक्शन करते हैं। एक्शन, हम ह्यूमन फितरत ये है कि कोई भी एक्शन हम
बिना स्वार्थ के नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करना होता है तो एक्शन करते हैं हम। तो उस एक्शन को करने के लिए एक मोटिवेशन होता है, और उस एक्शन को फुलफिल होने, उस मोटिवेशन तक पहुंचने में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स होती हैं, और वो ऑब्स्टिकल्स जो पूरी पार करके उस एक्शन तक के मोटिवेशन अपनी वांट तक पहुंचता है, वो हीरो कहलाता है ना। कहानी, दुनिया की कोई भी कहानी आप उठा लीजिए, उसके अंदर यही होगा कि एक कोई वांट है और उसको कोई हासिल करना चाह रहा है, और उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। वो बाधाएं दो तरीके की होती हैं, जिनको ऑब्स्टिकल कह लें आप, वांट, कॉन्फ्लिक्ट कह लें। वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई विलेन हो सकता है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी मॉरलिटी हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का तो उदाहरण शेक्सपियर ने लिखा ही था हेमलेट के लिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को लड़ते हुए आप अगर आगे आगे तक पहुंचते हैं, तो यही एक्टिंग से मैंने जिंदगी के बारे में जाना है। हमारे एक टीचर थे बी विकानंद साहब, बहुत बड़े डायरेक्टर और म्यूजिशियन थे। वो हमेशा कहते थे कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि अपने आप मिलेगी। कि आप सक्सेस के पीछे ना भागें, कॉम्पिटेंस के पीछे भागें, ग्रोथ और इवॉल्व होने में जो फ़र्क होता है। तो हमेशा कोशिश ये कि आज भी कोशिश करता हूँ कि सिद्धि के पीछे भागूं, प्रसिद्धि के पीछे ना भागूं। इसलिए आज भी जब खाली होता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई माइट बी आउट ऑफ वर्क बट आई एम नेवर फ्री। मैं हमेशा जब भी खाली होता हूँ तो कुछ दो ही चीज़ें कर रहा होता हूँ, ईदर आई एम लर्निंग समथिंग और आई एम क्रिएटिंग समथिंग। तो कुछ नया सीख बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जैसे कि बच्चे कर रहे होते हैं हर वक्त। आप अगर बच्चों को देखेंगे तो वो दो ही चीज़ें कर रहे होते हैं। हम लोग उनको फोर्स करते हैं कुछ और करने के लिए, बच्चे हमेशा या तो कुछ सीख रहे होते हैं या कुछ बना रहे होते हैं। हम उनको बिगाड़ते हैं, हमारे जैसा बनाते हैं, ऊधम मचाते हैं। वो ऊधम ही लर्निंग और क्रिएटिंग है, समथिंग है। और लेकिन वो ऊधम की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर यंग लोग हैं, तो उस ऊधम का इस्तेमाल आप तेज़ बाइक चलाने में ना करें एक सीनियर होने के नाते, और कानून तोड़ के बिना हेलमेट पहन के। उस ऊधम का इस्तेमाल आप लर्निंग और क्रिएटिंग में कुछ करें तो है। और हमारे यहाँ, और गलतियाँ करें, गलतियों से ही सीखें। हमारे एक्टिंग में जब भी शूटिंग हो रही होती है तो दो ही तरह के टेक्स होते हैं। जब शॉट लेते हैं तो दो ही तरह के होते हैं, उसको बोलते हैं एनजी या फिर ओके। एनजी टेक का मतलब नॉट गुड और ओके इज ओके। लेकिन जो दुनिया तक पहुंचता है वो हमेशा ओके टेक ही पहुंचता है। हमारे सारे टेक्स एनजी जिसमें हमने गलतियां की थी वो वहीं के वहीं दफन हो जाते हैं किसी हार्ड ड्राइव में। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम जब सीख रहे होते हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एनजी टेक्स होते हैं, ओके टेक्स दुनिया तक पहुंचते हैं। और आप, मेरा तो नाम ही RAJESHTAILANG है। तो आप लोग अगर कोशिश करें, मतलब मेरा कहना यही है कि अच्छा काम, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी जो एनर्जी लर्निंग और क्रिएटिंग की होती है वो आप अकेले कमरे में चाहे कर रहे होते हैं, लोग चाहे उसे नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन वो काम ऐसा होता है कि वो दिखाई भले ना दे, उसकी खुशबू लोगों तक पहुंचती है। मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर मेहनत करते रहें तो हमारी खुशबू पहुंचे। थैंक यू।